संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस छोटे से शो एनालिटिकल अबीर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जो संविधान के लागू होते ही हमारे देश पे आधार यानी एक आधारभूत संरचना की तरह कार्य करता है। जैसे किसी मकान को खड़े करने के पहले उसमें एक बेस तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बेस की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी द्वारा लगभग 40 सांसदों को डिसमिस किया गया, तो राहुल गांधी जी का ट्वीट आया कि यह लोकतंत्र पर खतरे की घंटी है। तो आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि यह लोकतंत्र पर खतरे की घंटी है, और असल में लोकतंत्र होता क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र क्या है, और फिर भारत के बाद हम उसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की तुलना करेंगे जहां से हमने लोकतंत्र को लिया है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन इस बात का कथन या संतुष्टि हम लोग तब तक करते हैं जब तक हम छोटे होते हैं, यानी लगभग 4-5 स्टैंडर्ड में जब हम होते हैं तब हमें इस छोटे से शब्दावली से परिचित कराया जाता है। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य के मायने में, भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र इतने छोटे से शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम लोकतंत्र के उन वैल्यूओं की चर्चा करेंगे जिन वैल्यूओं को जानकर आपको लगेगा कि हाँ, भारत में हर व्यक्ति इस शब्दावली से जुड़ा है, और यदि इस शब्द और शब्दावली को हम हटा दें, धड़ाम से हमारा भारत नीचे आ जाएगा। जो विकास की गति में है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। यानी कि अब इन शब्दों के प्रति राहुल गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उन्होंने इस शब्द को परिचित नहीं कराया लोगों से कि असल में लोकतंत्र खतरे में क्यों है, लोकतंत्र से जो खतरा हमें होता है वो है क्या, होने के कारण क्या है। हालांकि राहुल गांधी जी की बात मैं इसलिए इस वीडियो में कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस डेवनर रोवर के अनुसार भले ही हमारे भारत में 2700 प्लस पार्टियां हैं, लेकिन इस समय दो ही पार्टी या फिर शुरुआत से दो ही पार्टी ऐसी हैं जो एक दूसरे को डोमिनेट कर दी जा रही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद राहुल गांधी हमारे देश के एक बड़े नेताओं में गिनती होती है। तो उनके इस वक्तव्य का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, और साथ ही साथ हमारा कर्तव्य है कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, और लोकतंत्र हमें जानना भी जरूरी है, और लोकतंत्र एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी है जहां से हमने लिया, और अन्य परिप्रेक्ष्य में जो देश विकसित हैं सारे परिप्रेक्ष्यों का मायने रखते हुए हम आज चलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन इस छोटे से शब्दावली का परिचय होने से हमारी ब्रॉड थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। इस समय जो पॉलिटिशियन, मतलब इस समय जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो सोच चल रहा है वो कुल मिला के मतलब एक प्रकार का भटकाव है, भटकाव और वोटिंग डिमांड समझते हैं ना। इसी कारण आज भी हमारे देश में अभी तक भी 40 से ज्यादा प्रतिशत लोग वोट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो आम जनता को पता ही नहीं चलती। तो पहले हम लोकतंत्र क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र के एक संपूर्ण छोटा सा विश्लेषण, मतलब आपको ऐसे चीजों से परिचित कराएंगे। फिर उसके बाद हम अनेक विश्व के ऐसे देशों से लोकतंत्र को परिचित करवाएंगे, तुलना करेंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसा है, कैसे परिप्रेक्ष्य में मतलब मजबूत है या फिर थोड़ा सा नम्र है, तो ऐसे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। हम बात करते हैं लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है चार। हमारा देश जैसा कि आपको पता है संरचना यानी स्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारा देश प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, और कार्य की दृष्टि से संसदीय लोकतंत्र है। तो हमारे लोकतंत्र में इसी प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में और कार्य की दृष्टि से संसदीय लोकतंत्र की अपेक्षा रखते हुए हमें चार ऐसे शब्दावलियों से संविधान में परिचित कराया गया है जिसे हम लोकतंत्र के मायने में रखते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। पहले हमें खूब हेडिंग डाल देते हैं लोकतंत्र। फिर उसके बाद लोकतंत्र के जो हमारे देश में चार मायने रखे गए हैं, यानी कि किसी भी छत को खड़ा करने के लिए जो हमें चार बेस यानी चार पिलर दिए गए हैं, यानी जो हमारा छत होगा
वो लोकतंत्र होगा। हेडिंग पड़ेगी लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र को भारत में, ठीक, अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। अब इस लोकतंत्र को जो 4 पिलर दिया गया है संविधान में, बता दें कि हमारे संविधान का जो लक्ष्य रखा गया है, जब आप पूरा संविधान पढ़ेंगे निचोड़ पे आएंगे तो हमारे संविधान का मूल जो लक्ष्य है वो समाजवादी लोकतंत्र है। और जो हमारे संविधान का एक हिसाब से मूल आधार है वो है कल्याणवाद। तो लोकतंत्र, अब पहला जो हमारे इस छत का जो पिलर है वो राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र का मायने, मतलब इसके मायने ये है कि राजनीति में सभी को समान अवसर प्रदान करना। राजनीति में सभी को समान अवसर प्रदान करना, फिर वो चाहे जिस भी जाति से हो, इसी के मायने, इसी को कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। यानी सभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, इन सब में एक समान अवसर प्रदान करना इस लोकतंत्र का पहला पिलर होता है। दूसरा आता है उदारवादी। उदारवादी, अभी मैं चर्चा भी करूंगा कि ये सब लिए कहां से गए हैं, आया कहां से, लेकिन अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इन 4 पिलरों की बात करता हूं। द 4 पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र का, उदारवाद का मतलब ही होता है स्वतंत्रता, यानी सभी को स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, या स्वतंत्रता पूर्ण परिभाग करने का अधिकार है। मतलब स्वतंत्रता का मतलब कई मायनों में हमें स्वतंत्र करवाया गया है इस उदारवादी लोकतंत्र में। हालांकि वो बात अलग है कि आर्टिकल 21 में कई सारी चीजों में हमें ये स्वतंत्रता पर बाध्यता भी लगाई गई है, लेकिन अभी मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। तो 4 पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं इन दोनों में, ये दूसरा वाला हुआ, और जो तीसरा वाला लोक आता है वो आता है समाजवादी लोकतंत्र। इस समाजवादी लोकतंत्र में कई मायने हैं। और चौथा आता है, मैं अभी इन दोनों का साथ में व्याख्या करूंगा डिटेल आप। ये चौथा आता है हमारे में आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र, देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है, यानी पार्ट 3। एक बार ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी किया गया है कि राजनीतिक उदारवादी लोकतंत्र किस पार्ट में आता है, तो ये आता है पार्ट 3 में। तो हमने जैसे कहा समाजवादी लोकतंत्र, इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण कुछ है ना समाजवादी लोकतंत्र। जैसा कि आपको पता है कि, मतलब आपको पता नहीं होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई थी, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया भी तो होना चाहिए। तो इस बात को साफ नकारा गया, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, वहां अमेरिका में राज्य मिल के 50 राज्य वहां पे एक मतलब केंद्र का निर्माण करते हैं, यानी सेंटर। तो वहां पे हो गया ये। लेकिन हमारे यहाँ भारत राज्यों का संघ है, यानी हमारे यहाँ राज्य मिलकर भारत का निर्माण नहीं करते। केंद्र राज्यों को इसलिए बनाया गया है ताकि समाजवादी समता मूलक वितरण राज्य अपने अपने क्षेत्रों में करवा पाए। इस समाजवादी का मतलब यही है, कब सबको समानता पूर्ण वितरण, समानता पूर्ण वितरण, यानी यह समाजवादी मूलतः राज्यों पर आधारित है कि राज्य नागरिकों को समानता पूर्ण वितरण करवा पाए। आता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र के कई मानके हैं, जैसे हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हमारे बाजार पर जो संतुलन है वो सरकार का भी हो सकता है, जनता का भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ये मिक्स्ड इकोनॉमी केवल मतलब निजी, मतलब वहां निजी इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स्ड है। इस आर्थिक लोकतंत्र में अभी मैंने जैसे आपको कहा कि मैं और देशों के साथ तुलना भी करूंगा, तो इस आर्थिक लोकतंत्र में हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी की वैल्यू, मतलब मिश्रित इकोनॉमी है। और अमेरिका में तो, जैसे अमेरिका में पूंजीवादी है, हमारे यहाँ मिक्स्ड है। और जैसे कि चाइना में साम्यवादी है, रशिया में साम्यवादी है। तो ये होता है आर्थिक लोकतंत्र। हम, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, तो आप या कोई भी जो भारत में रहते हैं, अगर उन्हें लोकतंत्र का विश्लेषण करना हो तो डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि सर लोकतंत्र के कौन से पहलू से कौन से मायने में खतरे हैं। तो उन्होंने जिस लोकतंत्र की बात कही थी वो कही थी राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ये उदारवादी, समाजवादी, आर्थिक,
इस लोकतंत्र के लिए तो अभी कोई खतरा दिखता ही नहीं, क्योंकि वो संसदों की बात की गई थी। तो किसी एक लोकतंत्र के खतरे में ये तीनों का प्रभाव न पड़ने से लोकतंत्र के कोई खतरा, मतलब लोकतंत्र के लिए कोई खतरे की वैल्यू नहीं होती। ये हो गया हमारा लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं अगर अमेरिकी, तो अमेरिकी संविधान 1789 मार्च 1789 से प्रभावित है। वहाँ 10 आर्टिकल 10 इस समय वहाँ अमेरिका में 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद में पहले को 4 भाग में विभाजित किया गया है, दूसरे को 3 भाग में, तीसरे को 4 भाग में, चौथे को 3 भाग में, और छठा, सातवां, आठवां रिक्त है। तो वहां पर जिस लोकतंत्र की बात, मतलब वहां जिस लोकतंत्र की बात होती है, वहां पे न्याय और स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मतलब दृढ़ संकल्प माना गया है। न्याय और स्वतंत्रता, जैसे जैसे हमारे यहाँ 4 बेस ऑफ है लोकतंत्र के, वहां पर केवल न्याय और स्वतंत्रता को माना गया है। ठीक इसी प्रकार ईरान मतलब कि जितने भी ईरान की बात करेंगे, ईरान में उन सभी इस्लामिक कंट्रियां आ जाएंगी जो आईओसी में है, मतलब एक संगठन होता है इस्लामिक ग्रुप, आ जाएगी, बस टर्की को छोड़कर। ईरान 1979 से ईरान का संविधान 1979 से ईरान का संविधान प्रचलित में है। लेकिन ईरान के संविधान में टोटल 177 आर्टिकल है। लेकिन ईरान का जब आपको नहीं कहूंगा आप आर्टिकल पढ़े, मैंने तो ईरान का संविधान कुछ हद तक पढ़ा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आधा तो पढ़ ही रहा है। तो ईरान के संविधान के जो जैसे पहला आर्टिकल आप पढ़ेंगे, पहला और दूसरा, तो ईरान के संविधान के पहले और दूसरे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि ईरान मतलब ईरान के देश की संप्रभुता अल्लाह में निहित है। ईरान के देश की संप्रभुता अल्लाह में निहित है, यानी वहां पे लोकतंत्र पहला लोक, और आर्टिकल 6 में है कि ईरान के संसदों का चुनाव मजलिस में होगा। जैसे हमारे यहाँ संसद, राज्यसभा, लोकसभा, वहां मजलिस। तो ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट और सेकंड में बात की गई है धर्मतंत्र की, यानी यहाँ पे धर्मतंत्र किस लिए, क्योंकि साफ साफ फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल में लिखा है ईरान की जनता की संप्रभुता अल्लाह में निहित है, यानी ये हो गया आर्टिकल फर्स्ट धर्मतंत्र। और आर्टिकल 6 में वो लिखा है कि ईरानियन संसदों का चुनाव मजलिस में होगा, यानी ये बात करता है लोकतंत्र, यानी ईरान की जो मतलब ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोकतंत्र है वो धर्मतंत्र और लोकतंत्र, यानी दिस इज द धर्म, मतलब ये धर्म है, ये लोक है, यानी धर्मतंत्र लोकतंत्र, ये दोनों मिक्स्ड करके ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अब विवाद करें तो विवाद, उनके यहाँ का विवाद इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे अधिकांश जनता, वो पूरा इस्लामिक कंट्री है, अधिकांश जनता मतलब मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है। तो ये हो गया ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चीन की बात करें तो चीन 1982 से उसका संविधान प्रचलित में है। हालांकि 1908 और 1954 दो संविधान उनके यहाँ का बने थे, लेकिन उन दोनों संविधान को रद्द कर 1982 में है। चीन के संविधान के आर्टिकल 2 में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि चीन एक समाजवादी और निजी स्वामित्व वाला राज्य है जिसके उत्पादों का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी पर होगा। फिर से, चीन एक समाजवादी निजी स्वामित्व वाला राज्य है जिसके उत्पादों पर अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। हालांकि बाद में उनके यहाँ के विचारक लेनिन के अनुसार अब इस पर आधुनिकीकरण, अभी वर्तमान समय में शी जिनपिंग की सरकार में इस पर आधुनिकीकरण का और सांस्कृतिक विरासतों का सर्वोच्च प्राथमिकता चल रही है। अब वहां पे समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और हम बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड से हमने बहुत सारी चीज ली है, जैसे वहां से हमने आर्टिकल 40, वहां आयरलैंड के आर्टिकल 45 से हमने डायरेक्ट डीपीएसपी लिया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आयरलैंड का संविधान बात करें तो आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, सॉरी, आयरलैंड के संविधान में आर्टिकल 4 में लिखा है कि एक मतलब आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 4 में एक त्रिमूर्ति कंसेप्ट की संकल्पना है। समझिएगा, त्रिमूर्ति कंसेप्ट का मतलब कि वहां के जो जनता का संप्रभुता है वो 3 व्यक्तियों में निहित है, यानी वहां पे एक ईश्वर की बात कही गई है। जो ईश्वर है वो 3 व्यक्तियों को अभिव्यक्त करता है, पिता, पुत्र, दिव्य आत्मा।
दिव्य आत्मा। तो जो वहां का लोकतंत्र है वो 3 व्यक्तियों की बात करता है, पिता, पुत्र, दिव्य आत्मा। और आयरलैंड लोगों की जो मतलब की प्राथमिकता, जो समाजवादी सिद्धांत रखा गया है, दान और धर्म, ये 2 चीजें हैं, दान और धर्म, ये 2 चीजें हैं। और आर्टिकल 45 में हमारे यहाँ का जो समाजवाद है उसने इस समाजवाद को डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी में रखा है। मतलब डी का मतलब डायरेक्ट, पी का मतलब प्रिंसिपल, सीएस का मतलब सोशल, पी का मतलब पॉलिसी। और हमारे यहाँ जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी हमारे यहाँ स्टेट है, इसके यहाँ सोशल है। बस इतना ही है। और बाकी आर्टिकल 45 हमने इसके यहाँ से ही लेके हम, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य की अवधारणा है, जैसा कि आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है, तो हमने स्टेट ये प्रोविजन रखा है। इसके यहाँ सोशल यानी समाज की अवधारणा है, इसने सोशल का प्रोविजन रखा है। ये हो गया हमारे पूरे देश, मतलब हम सब की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक ईरानियन कंट्री की बात कर ली, तो सारे इस्लामिक कंट्री इसी में आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी है कि धर्मतंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है, तभी तो आज वो ग्रे लिस्ट में चल रहा है। तो ये हो गई पूरा हमारी लोकतांत्रिक संकल्पना, ये हो गई पूरा लोकतांत्रिक संकल्पना। हम बात करते हैं कि अगर जिस तरह के धर्म की बात इस्लामिक कंट्रियों में की जाती है, तो किसी भी कंट्री में धर्म, ये हो गई हमारी लाइन, फेथ, ये हो गई हमारा धर्म, ये हो गई हमारी लाइन। धर्म यहां तक जाता है तो ठीक है, यानी पीक पे फेथ, यहां तक धर्म यहां तक जाता है तो ठीक है। नहीं तो अगर धर्म पूरा फेथ को क्रॉस करता है, हमारा विश्वास कम होगा और हमारी अतार्किकता बढ़ेगी। यानी विश्वास धर्म का वो प्रतीक है, मतलब हमारा विश्वास धर्म को उस तरह मतलब सिग्निफिकेंट करता है कि हमारी नैतिकता और तार्किक बुद्धि जहां से समाप्त हो जाती है। हमारी नैतिकता और तार्किक बुद्धि का अंत ही हमारे धर्म का फेथ पीकपुल कहलाता है। ये हो गया हमारे पूरे लोकतंत्र की बात। हम बात करते हैं इस समय जो हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ आ जाते हैं, इस समय जो हमारे यहाँ राजनीति चल रही है, वो हमारे यहाँ राजनीति चल रही है द एरा ऑफ पॉपुलिस्ट पार्टी, द एरा ऑफ पॉपुलिस्ट पार्टी एंड हार्डलाइनर रूलर। आपने देखा होगा अभी कल ही परसों मैंने द हिंदू में पढ़ा था, 2 करोड़ प्लस मोदी जी के चाहने वाले हो गए। तो इसे क्या कहेंगे हम, मतलब द एरा ऑफ पॉपुलिस्ट पार्टी, मतलब ये जो एरा चल रहा है ये पॉपुलिस्ट पार्टी, और द हार्डलाइनर रूलर मतलब किसी व्यक्ति के कारण किसी देश की पहचान करना है, इसी को हम कहते हैं द एरा ऑफ पॉपुलिस्ट पार्टी एंड हार्डलाइनर रूलर। जो कि इस संकल्पना माना जाता है, ये संकल्पना एक व्यक्ति की पहचान से पूरे देश की पहचान हो रही है। लेकिन जो हमें करना है, जो हमारे देश के हित में है, हमें क्या मांगना है, अब तक हम केवल क्या मांगते आए हैं, रोटी कपड़ा मकान। इसी रोटी कपड़ा मकान पे 1950 से अब तक हम 2023 बिता चुके हैं। 1991 का उदारीकरण भी आया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ऐसी जैसी संकल्पना भी आई, तब तक हम केवल यही रोटी कपड़ा मकान में बिता चुके। लेकिन हमें मांगना क्या है, कब तक हम रोटी कपड़ा मकान पे सरकार से गुजारिश करेंगे, हमें यही चाहिए। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, जीडीपी बदल रही है सब, और हम अब जो मांग हम डिमांड करेंगे वो हम मांग करेंगे टेक्नोलॉजी की। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कहीं भी किसी भी तरह ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय खुले हैं, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, हम किसी भी प्रकार का जो मांग करेंगे वो करेंगे टेक्नोलॉजी की। क्योंकि अगर हमारे यहाँ तकनीक आई तो तकनीक से हमें रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता क्योंकि सब लोग एजुकेशन से संलग्न नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा आपको मांगना क्या है। आपको मैं पहले कुछ बात बता दे रहा हूँ जो अभी से जो मांगना क्या है। पहला है डायरेक्ट, ब्लैक बोर्ड मेरा भर गया है, डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, आप उन दवाई, डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम मेडिसिन से रिलेटेड है। आज हम जानते हैं कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई सदस्य दवाइयों के प्रति इतना उदार भावना है कि वो, मतलब मैं आपको शोध के अनुसार बता दूं, हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो जो 70% हमारे यूज में होती है, 30% अनयूज में होती है। यानी ब्लड के द्वारा जब हम मेडिसिन लेते हैं तो जो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे मेडिसिन को ले जाती हैं, तो उस स्थान पर 70% ले जाती है, लेकिन 30% उन स्थानों पे ले जाती है जहां हमारे मेडिसिन का कोई यूज नहीं होता।
तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को लाए, डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जहां हम जिस प्रकार दवा खाएं ठीक उसी प्रकार वहीं पे जाके उसे यूज, मतलब वही ब्लड ले जाके उसे यूज करें और उसका कोई अनयूजफुल काम ना हो। जैसे कि हम एक आपने देखा होगा इस अस्थियों में एक आती है अस्थि वाली जो आती है, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेते हैं ना वो ऐसे करके अस्थिनुमा, वो जो जाती है वो डायरेक्ट यहाँ पे जाती है और हमें तुरंत 2 मिनट में रिलीफ मिलता है। तो हमें उस दवाई को सरकार से मांग करना है जो कैंसर जैसे रोगों के लिए भी यूजफुल है। और हम मांगेंगे टिश्यू इंजीनियरिंग। ऐसे ऐसे मैं आपको कई मुद्दे बताऊंगा जो हमें सरकार से डिमांड करना है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें हमारे विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इस समय के जो पॉलिटिशियन है, दिस इज द सेनोग्राफिक पॉलिटिशियन, मतलब कि इसका मतलब है दिस इज द सेनोग्राफिक पॉलिटिशियन, मतलब या तो हम दुनिया के लिए बने हैं या दुनिया हमारे लिए बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको देश के लिए जीना है, क्योंकि आप उस सर्वोच्च स्थान पर बैठकर उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसकी जनता इस समय 144 करोड़ के पार हो गई। धन्यवाद। मेरा ये पूरा वीडियो, मतलब मेरा ये पूरा टॉपिक रहा। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां, वैसे तो गलती की कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मैंने लिखा, जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने समझा, इस देश की आज उसको जरूरत है। नमस्कार।